पूरे देश में फिर से एक डिबेट और कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये सिर्फ एक सपना है या भारत एक नए युग में एंटर करने वाला है? आइए समझते हैं इसके पीछे का सच, इसका इतिहास और इसका भविष्य। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्सस। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। देश में हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं एक इलेक्शन होता है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा और कभी लोकल बॉडीज का चुनाव, जिसके चलते हर वक्त पॉलिटिशियंस इलेक्शंस की प्लानिंग में लगे रहते हैं। सरकारें पॉलिसीज बनाने की बजाय वोट बैंक पॉलिटिक्स में बिजी हैं और करोड़ों रुपए का खर्चा अलग से होता है। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा के फ्लोर पर अर्जुन राम मेघवाल एक ऐसा बिल टेबल करते हैं जो भारत के चुनावी इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये बिल काफी यूनिक है क्योंकि इसके जरिए पूरे भारत के इलेक्शन साइकिल्स को सिंक्रोनाइज करने की बात की गई है। बिल के तहत एक ही वोटर लिस्ट और एक ही इलेक्शन साइकिल्स का मॉडल प्रोपोज किया गया है। पहले दिन ही ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा किया। शशि थरूर जैसे कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर्स पर एक डायरेक्ट अटैक है। We're not the only ones who have opposed. Everyone has opposed this. The vast majority of parties have opposed this bill, and the grounds are very many. It's a violation of the federal structure of the constitution. Why should state governments fall if the central government falls? Why should the timetable of one, which has enjoyed the mandate of the public, suddenly be truncated because of the timetable of another? It makes no sense. और क्यों ना हो, अगर ये बिल पास होता है तो स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस एक साथ कराना मैंडेटरी होगा। मतलब एक तरह से पूरा पॉलिटिकल कैलेंडर रीसेट हो जाएगा। कांग्रेस का लोकसभा लीडर मणिकम टैगोर का कहना था कि बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिंपली मेजॉरिटी चाहिए थी और सरकार के पास वो नंबर्स थे, पर अगर इसे पास करना है तो 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है और अभी के बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के पास ये मेजॉरिटी क्लियरली नहीं है। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा सवाल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स करे तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों गिरेगी? क्योंकि स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस एक साथ होने का मतलब है कि दोनों का टेन्यूर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। क्या ये सही है? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये पूरे मुद्दे की शुरुआत हुई थी रामनाथ कोविंद पैनल के रिकमेंडेशंस के साथ। पैनल ने कहा कि अगर भारत को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक नया मॉडल लाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन इज द वे फॉरवर्ड। उन्होंने सजेस्ट किया कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस एक साथ कराने से टाइम और पैसा दोनों बचेगा, और अगर बात यूनियन टेरिटोरीज जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर की करें तो उनका इलेक्शन भी सेंट्रल इलेक्शन के साथ कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि हर साल चुनाव होने की वजह से हजारों करोड़ों का खर्चा होता है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2019 के जनरल इलेक्शंस का खर्चा 60,000 करोड़ के आसपास था और हर स्टेट इलेक्शंस के साथ ये खर्चा और बढ़ता है। सरकार ये मानती है कि अगर इलेक्शंस एक साथ होगा तो जीडीपी ग्रोथ काफी बेटर होगी क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस और गवर्नमेंट्स पर ज्यादा फोकस होगा, ना कि इलेक्शन कैंपेन पर। ये पहली बार नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया प्रोपोज किया गया हो। 1947 में आज़ादी के बाद भारत का पहला जनरल इलेक्शन 1951-1952 में हुआ था। तब लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही कराए गए थे। ये एक नई डेमोक्रेसी के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था और अगले 15 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्शंस एक साथ ही होते थे, एक प्रेडिक्टेबल साइकिल्स के तहत। लेकिन 1968 और 1969 के बीच कुछ राज्यों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण विधानसभाएं डिसॉल्व होने लगी। कुछ राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। फिर 1970 में लोकसभा भी अपने फुल टर्म के पहले ही डिसॉल्व हो गई और यहाँ से इलेक्शंस का साइकिल ब्रेक हो गया। 1971 के बाद भारत में इलेक्शंस अलग अलग होने लगे। ये सिस्टम कैओटिक होने लगा और इलेक्शंस के बीच का गैप काफी इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें ये सजेस्ट किया गया कि एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए ताकि खर्चे और रिसोर्सेज का बचत हो। लेकिन उस वक्त ये रिपोर्ट किसी ने सीरियसली नहीं ली। इस बिल के ग्राउंड वर्क की शुरुआत तब हुई जब सितंबर 2023 में एक हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। इस कमेटी की चेयरमैनशिप फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हाथ में थी। कमेटी के अदर मेंबर्स में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद और हैरिस सल्वे जैसे स्टॉलवर्ड्स शामिल थे। कमेटी का काम था इस बिल की फिजिबिलिटी स्टडी करना और रिकमेंडेशंस देना। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट की। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 82 में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस प्रोपोज किए गए। ये चेंजेस लोकसभा और विधानसभा के टर्म्स को सिंक करने के लिए जरूरी है। कमेटी ने 2 मेजर फेजेस रिकमेंड किए। पहले फेज में लोकसभा और सभी विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ कराए जाए। दूसरे फेज में लोकल बॉडी इलेक्शंस भी सिंक किए जाए। इस मॉडल के लिए एक ही वोटर लिस्ट का यूज होना चाहिए। सरकार का कहना है कि एक देश एक चुनाव मॉडल के कई फायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है कॉस्ट सेविंग। हर इलेक्शन में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है कैंपेनिंग, पोलिंग स्टेशंस, ईवीएम्स और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए। अगर इलेक्शंस एक साथ होंगे तो ये खर्चा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं। दूसरा फायदा है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से जो पॉलिसी पैरालिसिस होता है उससे छुटकारा मिलेगा। सरकारें अपने फुल टर्म के लिए काम कर पाएंगी बिना अगले इलेक्शन की टेंशन के। तीसरा पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का है। एक साथ इलेक्शंस होने से सिक्योरिटी फोर्सेस और पोलिंग स्टाफ का लोड कम होगा। फिलहाल हर इलेक्शन के लिए अलग अलग रिसोर्सेस लगते हैं जो एक नेशनल इलेक्शन के साथ कॉम्बाइन किया जा सकता है। पर क्या बीजेपी के पास ये बिल पास करने के लिए नंबर्स है? अभी लोकसभा में बीजेपी के पास 240 एमपीज हैं और एलाइज के साथ ये नंबर 293 तक पहुंचता है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी के लिए 362 वोट्स चाहिए। ये गैप फिल करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चैलेंज होगी। अपोजिशन ब्लॉक इंडिया अलायंस के पास 234 के आसपास एमपीज हैं। बाकी के एमपीज न्यूट्रल हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। ये तो था नंबर का गेम, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज और भी बड़ा है। इंडिया एक कल्चरली और पॉलिटिकली डाइवर्स कंट्री है जहां हर स्टेट का पॉलिटिकल कैलेंडर अलग होता है। अगर एक साथ इलेक्शंस होने लगे तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम रिसेट करना पड़ेगा। बट क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतने बड़े स्केल पर इलेक्शंस करने के लिए रिसोर्सेस हैं? हर बूथ पर वोटिंग मशीन्स और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट एक साथ करना कैसे पॉसिबल होगा? और अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो क्या उसका इलेक्शन डिले करना होगा? और बात यही खत्म नहीं होती। एक और मेजर चैलेंज है वोटर बिहेवियर का। अगर एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो नेशनल इश्यूज रीजनल इश्यूज को ओवरशैडो करेंगे। इसका मतलब है एक वोटर का डिसीजन ज्यादा नेशनल लेवल कैंपेन्स और लीडर से इन्फ्लुएंस होगा, ना कि लोकल लेवल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस से। इस बिल को लेके अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के 31 मेंबर्स होंगे। जेपीसी के पास 90 दिनों का टाइम होगा एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ये रिपोर्ट एक्सपर्ट्स, लॉयर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स के फीडबैक पर बेस्ड होगी। इलेक्शन कमीशन के फॉर्मल मेंबर से भी कंसल्टेशन होगा। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये बिल एक तरह से बीजेपी का पॉलिटिकल प्लान है। अगर नेशनल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो बीजेपी के पास नेशनल लेवल नैरेटिव के थ्रू रीजनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने का चांस होगा। ऑपोजिशन का आर्गुमेंट है कि ये स्टेप वोटर्स के रीजनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और एसपी जैसी पार्टीज एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है इस बिल के खिलाफ। उनका कहना है कि अगर सरकार ये बिल फोर्सफुली पास करने की कोशिश करती है तो ये सिर्फ फेडरलिज्म का नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का भी वायलेंस होगा। तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन बिल का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। एक तरफ ये बिल भारत के लिए एक रिफॉर्मेटिव स्टेप हो सकता है, पर दूसरी तरफ ये डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स को टेस्ट करने वाला है। अब सवाल ये है कि भारत जैसे कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स कंट्री में ये पॉसिबल है? क्या ये बिल सही में वोटर्स और डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल होगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनकर रह जाएगा? आपका इसमें क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।